नमस्कार दोस्तों, देसी विमर्श में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुन रहे हैं। हम यहाँ जटिल मुद्दों को अब जानते हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज एक बड़ा दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जापान इस समय चावल के एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और संकट ऐसा कि दाम लगभग दोगुने हो गए हैं और इसे वहाँ मतलब एक राष्ट्रीय आपातकाल की तरह देखा जा रहा है। हाँ, और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इस मुश्किल में जापान ने मदद के लिए भारत की तरफ देखा है, खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत में उगने वाले एक चिपचिपे चावल के लिए। तो क्या भारत जापान के लिए नया राइस सेवियर बन रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये संकट आखिर खड़ा कैसे हुआ, भारत को इससे क्या फायदे हो सकते हैं, और ये जो डील है, ये वैश्विक व्यापार में क्या कुछ बदल सकती है। बिल्कुल। देखिए, देसी विमर्श का मकसद साफ है, बड़ी खबरों और उनके पीछे की गहरी बातों को सरल तरीके से आप तक पहुंचाना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी। एक बात और साफ कर दें, इस चर्चा में जो भी जानकारी दी जा रही है वो भरोसेमंद पब्लिक स्रोतों से ली गई हैं, जैसे सरकारी वेबसाइट्स, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, वेरीफाइड सोशल मीडिया। हमारा इरादा सिर्फ जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना या कोई विचारधारा फैलाना नहीं। सही बात है, पारदर्शिता जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान की स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये चावल संकट, जैसा आपने कहा, काफी गहरा गया है, दाम दोगुने। जी। जून तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके हिसाब से 5 किलो चावल का जो बैग है उसकी औसत कीमत करीब 29 अमेरिकी डॉलर पहुंच गई थी। $29? जी ये तो पिछले साल से लगभग डबल है। हाँ, बिल्कुल डबल। ये बहुत बड़ा उछाल है आम लोगों के लिए तो खासकर। और इसका असर भी दिखने लगा होगा रोजमर्रा की जिंदगी पर। बिल्कुल। खबरें आ रही हैं कि स्कूलों में बच्चों को चावल देना बंद कर दिया गया है। सोचिए जरा। ओह, बच्चों के खाने तक पर असर। हाँ, और रेस्टोरेंट्स में भी जो चावल की डिशेज हैं वो महंगी हो गई हैं या शायद मेन्यू से हट भी रही हो कहीं कहीं। तो ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा अब, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया होगा, है ना? सरकार पर दबाव तो बढ़ ही रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब आम जरूरत की चीज इतनी महंगी हो जाए और मिलने में दिक्कत हो तो सरकार की नीतियों पर सवाल उठते ही हैं, और वहां ऐसा हो भी रहा है। तो जापान ने क्या किया? कुछ तो कोशिश की होगी इस हालात से निपटने की। हाँ, कोशिशें तो हुई। उन्होंने अपने जो पारंपरिक सप्लायर्स हैं जैसे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, उनसे आयात करने की कोशिश की। अच्छा। अपने जो इमरजेंसी रिजर्व रखे होते हैं चावल के, वो भी जारी किए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बहुत धीमा रहा। चीजें लोगों तक वक्त पर नहीं पहुंची। और ये लॉबी वाली क्या बात थी? कोई अंदरूनी राजनीति भी चल रही है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा इशारा करती हैं कि जापान के अंदर ही कुछ प्रभावशाली समूह या लॉबीज हैं जो देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हैं। इसके अपने कारण हो सकते हैं, शायद लागत या दूसरी फसलों पर फोकस। अच्छा, तो आंतरिक कारण भी हैं। जी। और इन्हीं सब वजहों से हालात इतने बिगड़ गए कि जापान को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के पास जाना पड़ा। WTO क्यों? उन्होंने वहां गुहार लगाई कि स्थिति राष्ट्रीय संकट जैसी है, इसलिए उन्हें नियमों में छूट दी जाए ताकि वो बिना टैरिफ या कम टैरिफ पर चावल आयात कर सकें। ये एक तरह से इमरजेंसी अपील थी। ओह, मामला इतना गंभीर हो गया था। और यहीं पर, जैसा हमने शुरू में कहा, भारत की एंट्री होती है। बिल्कुल, इसी मोड़ पर जापान ने भारत से संपर्क साधा। और खास तौर पर वो चिपचिपा चावल, है ना, पूर्वोत्तर भारत वाला। जी, उसे जापोनिका लाइक स्टिकी राइस कहते हैं। ये चावल की एक खास किस्म है। जो दिलचस्प बात यह है कि जापान और थाईलैंड के अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी उगता है। और ये जापानी लोगों को पसंद भी आता है। हाँ, उनके खानपान और स्वाद के हिसाब से ये काफी फिट बैठता है, इसीलिए उनकी इसमें खास रुचि है। और अच्छी खबर ये है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, कि भारत ने चावल सप्लाई करने के लिए हाँ कर दी है। जी हाँ, भारत सरकार ने इस पर सहमति दे दी है और ये भारत के लिए वाकई एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कई मायनों में। क्या मायने हैं इसके भारत के लिए? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, पहला और सबसे सीधा फायदा तो आर्थिक है। जापान का चावल बाजार बहुत बड़ा है। वो हर साल लगभग 5 लाख से 7 लाख मीट्रिक टन चावल बाहर से मंगाते हैं। 5 से 7 लाख मीट्रिक टन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये। तो इस बाजार में भारत का घुसना एक सप्लायर के तौर पर अपने आप में एक बड़ी आर्थिक जीत है। सही बात है। और दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा थोड़ा रणनीतिक है। हम्म। देखिए, ऐतिहासिक रूप से जापान को चावल सप्लाई करने में अमेरिका का दबदबा रहा है।
थाईलैंड और चीन भी सप्लाई करते हैं, लेकिन अमेरिका मुख्य सप्लायर रहा है। अच्छा। अब भारत इस बाजार में उतर रहा है, तो ये अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती है। भारत के पास मौका है कि वो अमेरिका की जगह ले या कम से कम एक बड़ा हिस्सा हासिल करे। ये तो वैश्विक व्यापार समीकरणों को भी बदल सकता है। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है व्यापार घाटा। हाँ, भारत का जापान के साथ व्यापार घाटा तो काफी ज्यादा है। जी, अगर 2023-24 के आंकड़े देखें तो ये करीब $10 बिलियन का था। मतलब हमने लगभग $5 बिलियन का सामान बेचा और $15 बिलियन का खरीदा। $10 बिलियन? हाँ, और इस साल भी अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीब $4.82 बिलियन के घाटे का है। तो चावल का निर्यात अगर बढ़ता है तो ये इस घाटे को, इस असंतुलन को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब चावल सिर्फ पेट ही नहीं भरेगा, व्यापार घाटा भी कम करेगा। उम्मीद तो यही है, और इसीलिए भारत इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जानकारी के मुताबिक सबसे पहले तो सही किस्मों को फाइनल किया जा रहा है जिनकी जापान में मांग है। फिर जापान के साथ मिलकर क्वालिटी टेस्टिंग होगी। अच्छा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच करने होंगे। बिल्कुल। फिर लॉजिस्टिक्स, मतलब चावल को नॉर्थ ईस्ट से जापान तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसकी पूरी चेन तैयार करनी होगी, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग वगैरह। हाँ, ये भी एक चुनौती होगी। और सबसे जरूरी, नॉर्थ ईस्ट में चावल की मिलिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे तेजी से बेहतर बनाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि जापान की मांग पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग करनी होगी। यानी पूरी तैयारी चल रही है। जी, लक्ष्य साफ है, जापानी बाजार की जरूरतों को जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा करना। तो कुल मिलाकर देखें तो जापान का ये जो अंदरूनी संकट है वो अनजाने में ही रही भारत के लिए एक बड़ा मौका बनकर आया है, एक रणनीतिक मौका भी और आर्थिक भी। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि भारत इस अवसर का कितनी अच्छी तरह से फायदा उठा पाता है। और क्या ये वाकई भारत जापान व्यापार संबंधों में एक नया अध्याय लिखेगा? संभावना तो पूरी है। यह सिर्फ व्यापार घाटा कम करने की बात नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसे सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का भी एक बड़ा जरिया बन सकता है। वहां के किसानों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। हाँ, ये एक अहम पहलू है। तो आज की चर्चा में हमने समझा कि कैसे जापान का चावल संकट भारत के लिए एक अप्रत्याशित अवसर लेकर आया है। जी, और कैसे भारत इस अवसर को भुनाने की तैयारी कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से आपको जापान के चावल संकट और उसमें भारत की भूमिका को लेकर एक साफ तस्वीर मिली होगी। और शायद सोचने के लिए एक नया बिंदु भी, जैसे क्या ये घटनाक्रम भविष्य में दूसरे कृषि उत्पादों के लिए भी भारत और जापान के बीच नए रास्ते खोल सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, देसी विमर्श को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही और जानकारी भरे सरल विश्लेषण आप तक लाते रहें। हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं जहां हम मौजूदा घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और भारत की बदलती भूमिका पर बात करते हैं। आखिर में सोच को जगाओ, समझ को बढ़ाओ, यही है देसी विमर्श का इरादा। धन्यवाद। धन्यवाद और मिलते हैं अगली चर्चा में।